आज हम ये 5वां व्याख्यान बीए थर्ड ईयर का प्रयोजनमूलक हिंदी 6th पेपर का। अभी तक हमने तत्सम शब्दों के बारे में पढ़ा। आज हम शब्द संपदा के अंतर्गत आगे तद्भव, अर्ध तत्सम, विदेशी शब्द और देशज शब्दों के बारे में आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तद्भव शब्द का मतलब होता है तद धन भव। संस्कृत का ये शब्द है, इसका मतलब होता है कि तद्भव माने उसी से निकला हुआ, उसी माने मूल शब्द से निकला हुआ। तत्सम में हमने देखा था तत्सम उसी के समान, और तद्भव माने उसी से निकला हुआ। माने संस्कृत का कोई मूल शब्द होगा, उसी से कुछ उसका रूप बदल गया उस शब्द का, तो एक नया शब्द बन गया, तो उसे हम तद्भव कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आप देखें। अच्छा, यहाँ पे तद्भव और तत्सम के बीच एक कड़ी है अर्ध तत्सम। अर्ध तत्सम एक तरह से तद्भव का ही रूप है, लेकिन आप इसलिए भी जानते रहें कि कुछ किताबों में आपको ये कैटेगरी मिलेगी शब्दों की, और ये कैटेगरी अगर आपको मिलती है शब्दों की तो आप ये न लगे कि आप बिल्कुल अपरिचित हों, आपको लगे कि अर्ध तत्सम क्या है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार तद्भव वे हैं जो संस्कृत से पाली प्राकृत अपभ्रंश होते हुए हिंदी आदि आधुनिक भाषाओं में आए हैं। अर्ध तत्सम वे हैं जो प्राकृत अपभ्रंश काल में या आधुनिक भाषा काल में सीधे संस्कृत से लिए गए हैं और जिनमें तद्भव जैसे परिवर्तन नहीं हुए हैं, अपितु कुछ अन्य प्रकार के थोड़े से परिवर्तन हुए हैं। ये शब्द तद्भवों की तुलना में तत्सम से कुछ ही भिन्न हैं। इन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे कृष्ण से किशन बनाना, ये अर्ध तत्सम है, या किशुन बना लेना, कृष्ण से किशन, ये अर्ध तत्सम है। लेकिन कृष्ण से कन्हैया बना लेना, कान्हा बना लेना, ये तो तद्भव है ना। जैसे अग्नि से आप आग बनता है, तो ये पाली में प्राकृत में या भ्रंश में जब होता आया है तो अग्नि से अग्नि बना है, फिर अग्नि से आग बना, ये एक प्रक्रिया द्वारा वो तद्भव बना है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि सीधे संस्कृत से उसी में कुछ परिवर्तन करके, जैसे अट्टालिका है, इससे अटारी बना लिया गया, है ना, मिलता जुलता है। अर्ध तत्सम में भी आएगा या ये तद्भव शब्द में भी आएगा, है ना। जैसे तद्भव के कुछ उदाहरण आप देखें। दधि, दही तद्भव इसका हुआ। दधि मूल रूप है संस्कृत का। अट्टालिका है, अग्नि है, अग्नि से आग शब्द। खरपर, खरपर से खप्पर। घोटक से घोड़ा, माने एक लंबी यात्रा करके वो तद्भव का रूप आया है, तो उसे जो है तद्भव मानते हैं। और अगर सीधे संस्कृत के किसी शब्द को, जैसे विवेक को आप विवेक कह दें, बा का प्रयोग कर दें, तो एक तरह से तद्भव भी हो गया। जैसे रामचरितमानस में इस तरह के बहुत से शब्द आपको मिलेंगे जो संस्कृत के हैं, बस उनका जैसे कर्म को कर्म कह दो, तो ये एक तरह से अर्ध तत्सम जैसा हुआ। आप मूल शब्द एकदम बस नज़दीक ही है, तत्सम उसका आप देख सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि महुआ का तत्सम क्या होगा, तो मधुक, मधुक शब्द है जो महुए का तत्सम है। लेकिन आप मधुक सुन के महुआ नहीं गेस कर सकते, न महुआ सुन के आप मधुक तक पहुंच सकते हैं। तो वो तत्सम से जो दूरी है तद्भव की, वो तद्भव की दूरी ज़्यादा होती है, और जो अर्ध तत्सम होता है उसकी दूरी कम होती है, बिल्कुल मिलता जुलता। जैसे आप किसी धर्म को धर्म कह देना, ये एक तरह से अर्ध तत्सम हुआ, है ना। तो ये इस तरह से जो है मूल रूप को आप पकड़ पाएँ, वो अर्ध तत्सम के अंतर्गत आएगा। जैसा कि कृष्ण और किशन में
जो अंतर है। तो ये आपने समझा कि ये तत्सम और तद्भव था। विदेशी शब्द हैं। विदेशी शब्द आप जान रहे हैं कि व्यापार के कारण, राजनीति के कारण, या जो युद्धों में आक्रमणकारी आते हैं और शासन करने लगते हैं दूसरी जगहों पे। हमारे यहाँ भी भारतवर्ष में तमाम विदेशी आक्रमणकारी आए, तो वो उनकी जो भाषा थी वो शासन प्रशासन की भाषा बनी, तो उसके शब्द हमारी बोलियों में मिले जुले और सैकड़ों साल में वो नई भाषाओं का एक रूप बनते 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 और हज़ारों साल में, लगभग 1000 साल में तो कह ही सकते हैं कि आज हमारी जो खड़ी बोली हिंदी है वो किस रूप में आपके सामने है। इसमें एक बात और होती है, कभी कभी एक भाषा परिवार के शब्द, जैसे यूरोप से लेके पूरा मिडिल एशिया, फ़ारसी, अरबी और तमाम तुर्की, या उधर यूरोप में जो भाषाएं होती हैं, या इंडियन लैंग्वेजेज, ये सब हम लोग भाषा विज्ञान के अंतर्गत भारोपीय भाषा परिवार, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज इनको मानते हैं। एक फैमिली है लैंग्वेज की, उसमें समानताओं के आधार पर ये रखे जाते हैं। जो भी भाषाएं हैं इनको रखा जाता है। तो जैसे और इनके तमाम शब्दों में मिलता जुलता रूप आप देखेंगे। जैसे फ़ारसी में मादर शब्द है, अंग्रेज़ी में मदर और संस्कृत में मात्र। इसी तरह पितृ, फादर, पिदर, तो ये एकदम मिलती जुलती ध्वनियाँ हैं। इससे आप ये नहीं कह सकते कि अंग्रेज़ी वालों ने फ़ारसी से लिया, या संस्कृत से फ़ारसी वालों ने लिया, या संस्कृत से अंग्रेज़ी वालों ने लिया। वो ध्वनियाँ आपस में जो समानता है वो एक ही भाषा परिवार की हैं, और उसके कई और कारण हैं जिस कारण से ये आप समानता देखते हैं। तो विदेशी शब्दों का तो इस तरह से भी आपकी भाषा में एक प्रवेश होता है, लेकिन उसे हम शुद्ध रूप विदेशी शब्द का नहीं, हम मात्र शब्द ही प्रयोग करेंगे, हम पितृ शब्द ही प्रयोग करेंगे, अंग्रेज़ी के लोग फादर और मदर शब्द ही प्रयोग करेंगे। मैं यहाँ ये ध्यान दिलाना चाहता था, ज़रूरी समझा कि विदेशी भाषाओं से हमारी कहीं कहीं समानता दिखाई देती है, तो उसको हम ये न मान लें कि हमने वो विदेशी भाषा का शब्द ग्रहण किया थोड़ा तद्भव करके या रूप बदल के, या विदेशियों ने हमारी भाषा के शब्दों को प्रयोग किया थोड़ा सा रूप बदल के, बल्कि वो एक समानता, बहुत स्तर पे समानता वो दिखाई देती है, जो तो एक जो है भाषा परिवार का होने के कारण दिखाई देती है। मैं यहाँ कुछ भाषाओं के शब्दों का उदाहरण दूंगा। एक लिस्ट है पूरी, जो आप हिंदी में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो किस किस भाषा से आए हैं। बस यहाँ पे विशेष रूप से ये एक उदाहरण के लिए, सुमेरी भाषा, गौ, लौह, यूराली, शूक, मक्षिका, कफ, कूप, शलाका, तृण। यूनानी से द्रम्य, कस्तूरी, केंद्र। ईरानी, छत्रप, मिहिर, गंज, तीर। चीनी, चीनांशुक, कीचक, सिंदूर, रेशम, लीची। चीनी जो शुगर के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं शक्कर के, वो चीनी चाइना का ही शब्द है। मिस्री, मुद्रा या मुद्रिका, मिस्री भाषा के शब्द। मुद्रा, मुद्रिका, मुद्री, जिससे आप रिंग, अंगूठी आपके यहाँ शब्द है ना। पश्तो भाषा का पठान, बकलोल, मटर गश्ती, गुंडा, अचार, खर्राटा, तहस नहस, पटाखा, डेरा, घटाघट, भड़ास, ये सारे शब्द पश्तो के। तुर्की भाषा के, तुर्की भाषा, तुर्क, बहुत से तुर्क आपके देश में आए, जैसे जो खिलजी वंश था, अलाउद्दीन खिलजी वाला, या उसके पहले जो ग़ुलाम वंश था, तुगलक वंश जो था, इसमें से बहुतेरे जो थे वो सब तुर्की ही के रहने वाले थे। तुर्की भाषा के इसलिए भी शब्द आपकी भाषा में आए। उर्दू शब्द तुर्की का है। बहादुर, तुर्क,
आका, तमगा, तमंचा, लाश, चेचक, बारूद, कुर्ता, मुग़ल, ये सब सारे शब्द तुर्की के हैं। फ़ारसी के शब्द खुदा, फरिश्ता, शिया, सुन्नी, सरकार, सिपाही, अदालत, हमला, पाजामा, कमीज़, ये सब सारे कमीज़ जो भी शब्द हैं ये सब फ़ारसी के शब्द हैं। अरबी के बगावत, इंसाफ, फ़ैसला, मरीज़, इलाज, इम्तिहान, तमाम बहुत सारे शब्द हैं। हज़ारों की तादाद में आपकी भाषा में शब्द हैं अरबी फ़ारसी के। पुर्तगाली, अलमारी, पुर्तगाली भाषा का जो शब्द है अलमारी, कनस्तर, आया, आया माने वो आया जो रखी जाती हैं अस्पताल में, जो साफ़ सफाई, स्वीपर के अर्थ में, या दाई जिन्हें आप कहते हैं वो। गोदाम, चाय, तंबाकू, ये सब पुर्तगाली शब्द हैं। अंग्रेज़ी के शब्दों का तो क्या कहना, अंग्रेज़ी के शब्दों के तो बहुत अधिक, इनकी लिस्ट लंबी है, आपको बताना ही नहीं है। धातुओं में बहुत सी, जैसे एल्युमिनियम, टिन, निकल, प्लेटिनम, ये सब सारे शब्द। गोल्ड का तो आप सोना बना लेते हैं, सिल्वर को आप चांदी कह देते हैं, लेकिन प्लेटिनम को आप क्या कहेंगे, निकल को आप क्या कहेंगे, एल्युमिनियम की हिंदी क्या बनाएंगे, जस्ता, इस तरह से तमाम चीज़ें हैं शब्द। यंत्रों में बहुत सारे यंत्र हैं जो इंग्लिश में, टेलीफोन है, मोटर है, टाइपराइटर है, मोबाइल है। चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कपड़े में, पोशाक, पैंट की हिंदी आप क्या बनाएंगे, शर्ट की हिंदी, कोट, टाई, बेल्ट। इसी तरह खेल में, शासन में, प्रशासन में, सेना में, अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द हैं जिनको हमने उसी रूप में स्वीकार कर लिया है हिंदी में। इनके अलावा फ्रांसीसी शब्द, इटालियन, जर्मनी के भी कुछ शब्द आपकी भाषा में आ गए हैं, लेकिन वो कुछ शब्द तो आपने सीधे लिए हैं, कुछ अंग्रेजी के रास्ते से, माने इंग्लिश बोलने वालों ने, इंग्लिश लिखने वालों ने बहुत से वो शब्दों का इस्तेमाल किया जो फ्रेंच थे, इटालियन थे या स्पेनिश थे। इंग्लिश बोलने वालों ने उसको इस्तेमाल किया और हमने इंग्लिश समझकर उसको सीधा ग्रहण कर लिया, जबकि वो इंग्लिश वालों ने उसको और किसी भाषा से लिया था। तो ऐसे शब्द भी आ गए। वो अब अध्ययन जब आपका व्यापक होता है, विस्तृत होता है, तो आप देखते हैं कि ऐसे भी शब्द आपकी भाषा में हैं। जो यहाँ एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा कि अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द आप देखते हैं कि आपने उन्हें केवल ग्रहण नहीं किया, बल्कि आपने उसका हिंदीकरण कर दिया। जैसे कॉलेज है, कॉलेज एक अंग्रेजी का शब्द है। अब इसको आप क्या किए, बहुवचन बनाना हुआ तो आप विद्यालय का बहुवचन विद्यालयों बनाते हैं। कॉलेज का भी बहुवचन आपने कॉलेजों बना दिया, हिंदी की तर्ज पे, हिंदी की शैली से बहुवचन बना दिया। लाइन में लगे हैं लोग, तो लोग लाइंस में लगे हैं आप नहीं कहेंगे, लाइनों में लोग लगे हैं। कैसेटों में गाना बज रहा है ना। इस तरह के मोबाइलों में खराबी आ गई। आप बहुवचन जो बना रहे हैं अंग्रेजी के शब्द का, यूनिवर्सिटियों में ताला लग गया है ना, यूनिवर्सिटीज़ में ताला लग गया आप नहीं कहेंगे, यूनिवर्सिटियों में बंदी हो गई। तो ये जो बनाते हैं आप उस भाषा को पूरी तरह से आत्मसात कर लेते हैं और अपने सिंगुलर प्लूरल के जो नियम हैं, जो बहुवचन एक वचन के नियम हैं, आप उसके अकॉर्डिंग आप उसको बरतने लगते हैं। ये भी एक ख़ास बात होती है, घुल मिल जाता है शब्द। अन्य भारतीय भाषाओं के भी शब्द आते हैं, इसका भी जिक्र हो जाए। ये विदेशी कैटेगरी नहीं है, हाँ ये भारतीय भाषा के शब्द। विदेशी कैटेगरी तो मैंने बताया ऊपर, तमाम एग्जाम्पल दिए। भारतीय भाषाओं में जैसे मराठी शब्द हैं, वांग्मय, चालू, लागू, बाड़ा, ये सब मराठी शब्द हैं। गुजराती से हड़ताल, श्रीखंड। पंजाबी शब्द सिख या सिख, सा में छोटी की मात्रा ख, सिख लिखते हैं इसे, और बीच में आधा का करके सिख, थोड़ा द्वित्व जैसा। छोटे है ना, छोले, छोले। खालसा, ये सब गुरुद्वारा,
ये सब सारे शब्द जो हैं, ये सब सारे शब्द आपके पंजाबी भाषा के हैं, जो आपकी हिंदी में बिल्कुल घुल मिल गए हैं। बंगाली के शब्द उपन्यास, गल्प, नितांत, रसगुल्ला, अभिभावक, ये सब सारे शब्द बंगाली के हैं, बांग्ला भाषा के हैं, आपकी भाषा में घुल मिल गए हैं बहुत से। अब एक नई कैटेगरी में आपको शब्दों की और बता दूं, अनूदित शब्द एक अलग से है, इसको आप समझ लें। हूबहू कोई शब्द इंग्लिश में है या फारसी में है, अरबी में है, आपने हिंदी में उस पहले से नहीं था वो हिंदी में, आपने एक उसी से मिलता जुलता बनाया, एकदम अनुवाद करके नए शब्दों को जो आप बनाए हो, तो हम पारिभाषिक शब्दों में उसका उस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ जैसे कमर बस्ता, कमर बस्ता, बस्ता माने होता है बांधना किसी चीज़ को, दस्त बस्ता माने हाथ जोड़ना, दस्त माने हाथ, दस्त बस्ता माने हाथ जोड़कर, करबद्ध जिसको आप कहते हैं, है ना, निवेदन करने के लिए हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है। उसी तरह कमर बस्ता माने होता है कमर कसना, जैसे युद्ध के लिए लोग जाते थे तो कमर में टाइट कोई बांध के उसमें तलवार लटकाना और चीज़ें रखना, ये कमर बस्ता होना माने तैयार होना युद्ध। उसको आपने हिंदी में बनाया, कमर की हिंदी, संस्कृत में शब्द है आपका कटी, आपने कटिबद्ध बना लिया शब्द, कमर बस्ता। आबो हवा, आब माने जल, हवा माने वायु, आपने आबो हवा, यहाँ की जलवायु कैसी है, मान लीजिए किसी स्थान पे आप गए तो आप यहाँ की आबो हवा कैसी है, आप वो, है ना, ये एक शब्द बना लिया। उसी तरह जैसे रेड टाइपिज्म, लाल फीताशाही, ब्लैक मैजिक, काला जादू, गोल्डन जुबली, स्वर्ण जयंती, एंटरिम, INTERIM, अंतरिम बना लिया आपने, नॉट लास्ट, नॉट अंतिम, अंतरिम को बीच में है कोई चीज़। एकेडमी, एकेडमी थी ACADEMY, अकादमी, आपने उसकी हिंदी बना ली। टेक्निक को तकनीक, ट्रेजेडी, त्रासदी, कॉमेडी, कामदी, इसी तरह से तमाम शब्द हैं। फाइन आर्ट को आप ललित कला। तो ये बिल्कुल मिलता जुलता अक्षरशः जो आप अनुवाद कर लेते हैं, आपकी भाषा में नए शब्द बन जाते हैं और आप अपनी उस भावना को, अपने उस विचार को व्यक्त भी कर ले जाते हैं। आखिर में देखिए देशज शब्द, देशज माने किसी स्थान विशेष पे जो शब्द प्रचलित हो। जैसे इसमें ख़ास तौर से आप देखेंगे सब्जियों के नाम, आप देखेंगे किसी सब्जी को आपके क्षेत्र में कुछ और कहा जाता है, 4-6 ज़िले बाद और कुछ कहा जाता है ना, या बगल प्रदेश दूसरा प्रदेश है तो उस प्रदेश में उस सब्जी का नाम दूसरा है, आपके यहाँ दूसरा है। फलों के नाम तो आपको लगभग सेम मिलेंगे, लेकिन सब्जियों के नाम, फल तो जैसे सेब, अगर कहीं ख़ास तौर से सेब होता है वहाँ सेब हो गया, उसका नाम तो सेब वही पूरे इंडिया में। लेकिन अगर कोई सब्जी है जो हर जगह होती है बहुत दिन से, वही सब्जी बिहार में भी होती है, यूपी में भी, MP में भी, तो उसका नाम वो लोग अपने अपने हिसाब से पुराने ज़माने से कहते आए हैं। तो इस तरह से सब्जियों में बहुत वेरिएशन पाएंगे। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आप, या खाने पीने की जो बनाई जाती हैं चीज़ें, अलग अलग उसमें आइटम डालकर जो बनाए जाते हैं, उसके भी नाम आप देखेंगे कि आप की तरफ उसको कुछ समोसे को कुछ और कहते हैं, कहीं पे कुछ और कहते हैं। बिहार में आप जाएंगे तो मिथिला के इलाके में उसको सिंघाड़ा भी कहते हैं, आप समोसा कहते हैं, सिंघाड़े के आकार का तिकोना होता है, तो बहुत से पुराने लोग हैं जो सिंघाड़ा भी कहते हैं। तो ये एक परिवर्तन आता है देशज। जैसे कुछ उदाहरण जो है आप देख सकते हैं कि इसको भोलानाथ तिवारी जी अज्ञात व्युत्पत्ति शब्द कहते हैं देशज को, माने जिसकी व्युत्पत्ति आप न जान पाएँ कि कहाँ से उत्पन्न हुआ है। ये अंग्रेजी भाषा का है या संस्कृत का था अर्ध तत्सम बन गया है, या संस्कृत का था तद्भव बन गया है, या किसी और भाषा से आया है अंग्रेजी के अलावा अन्य। आप अज्ञात व्युत्पत्ति, उसी को देशज कहेंगे, है ना।
उस एरिया विशेष में बोला जाने वाला। कुछ इन्होंने लिस्ट भी दी, जैसे कबड्डी, खादी, घपला, चंपत, टट्टू, ठेस, धब्बा, पेठा, भरता इत्यादि ये सब शब्द हैं जो इनकी व्युत्पत्ति नहीं पता है कि ये कैसे बने होंगे, तो उनको देशज मान लिया जाता है। कहीं पे चोखा कह रहे हैं, कहीं भरता कह रहे हैं, कहीं लिट्टी कह रहे हैं, कहीं बाटी कह रहे हैं। ये एग्जाम्पल अब मैं दे रहा हूँ, चूँकि मिथिला से हम लोग जुड़े हैं तो यहाँ पे इस तरह के शब्द हैं, है ना। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी जो उस स्थान विशेष पे। और ये देशज शब्द जो हैं ये खड़ी बोली में उतना प्रयोग नहीं होते जितना बोलियों में प्रयोग होते हैं। जैसे कोरा, कोरा में लेना, कोरा में लेना, या कनिया में लेना। अब ये देखिए दो शब्द हैं, कोरा, कनिया। अब इसको खड़ी बोली में हम लोग गोद में लेना प्रयोग कहते हैं, लेकिन इधर आप अवध क्षेत्र में बोलेंगे कनिया में ले लिया। बच्चे को गदेला कहना, है ना। इधर सुल्तानपुर फैजाबाद की तरफ आप जाएंगे, गदेला ना कह के गिदहरा कहते हैं बच्चों को। हम खड़ी बोली में बच्चे शब्द, छोटे बच्चे, शिशु जिन्हें आप गोद में ले सकें। कोरा में ले लो, कोरा में माने गोद में ले लो, कनिया में ले लो माने गोद में ले लो। तो ये इस तरह के बहुत से शब्द ऐसे आपको मिलेंगे कि जो उस स्थान विशेष पर ही बोले जाते हैं, या उस बोली विशेष के वो शब्द हैं। वो बोली भले ही 2-3 जिलों तक है, 4 जिलों तक, लेकिन अलग अलग इलाके में उस शब्द को अलग अलग ढंग से व्यक्त किया जाता है। कुछ यहाँ शब्द और उदाहरण के हैं देशज के अलावा। अगली एक कैटेगरी आप देख लें, हमने विदेशी, तत्सम, तद्भव, देशज ये सब शब्दों को पढ़ा। एक मिश्रित शब्द भी होते हैं जो पूरी तरह से न तो किसी एक भाषा के हैं न तो वो तद्भव ही हैं। जैसे रेलगाड़ी, अब इसमें रेल शब्द अंग्रेजी का और गाड़ी हिंदी का, रेलगाड़ी। मालगाड़ी, अब जैसे अरबी का शब्द माल हो गया, गाड़ी हिंदी का मालगाड़ी। दलबंदी, अब बंदी शब्द फारसी का हो गया, दल शब्द संस्कृत का हो गया दलबंदी। जैसे बाजारवाद, आजकल एक शब्द आप बहुत सुनते होंगे बाजारवाद। अब बाजार शब्द जो है फारसी का और संस्कृत का आपने देखा वाद, है ना, बाजारवाद ये शब्द आ गया। तो इस तरह से आप देखते हैं। जैसे पाव रोटी, अब पाव शब्द जो है वो पुर्तगाली का है और रोटी शब्द जो है वो आपके संस्कृत में प्रयोग, हिंदी में प्रयोग होता है। तो ये मिलकर दोनों एक राजमहल, महल शब्द जो है फारसी का हो गया और राज शब्द आपके संस्कृत का हो गया। तो ये सारे शब्द इस तरह से मिलकर राजभवन शब्द तो दोनों एक ही भाषा के हो जाएंगे, लेकिन राजमहल आप कहेंगे तो वो बदल जाएगा। तो इस वजह से आप देखते हैं कि दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर भी आपकी हिंदी में तमाम शब्द जो है बनाए गए हैं। और अंतिम कैटेगरी है पारिभाषिक शब्दों की। इस पर विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे आगे खंड गा में। इस पे पूरा एक विशेष रूप से एक अध्याय हम करेंगे जब यूनिट खंड गा में पहुँचेंगे, इसी प्रश्न पत्र प्रयोजन मूलक हिंदी में ही। तो वहाँ पारिभाषिक शब्दों को हम डिटेल में समझाएंगे। उसमें कुछ आपको पूर्ण पारिभाषिक मिलेंगे और कुछ आपको अर्ध पारिभाषिक मिलेंगे, तो उसको हम वहाँ देखेंगे। लेकिन आप उसे जाने रहिए कि पारिभाषिक शब्द जो हैं वो भी आपकी शब्द संपदा का ही एक हिस्सा हैं, एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। तो आज ये 5वां व्याख्यान समाप्त हुआ और अब नेक्स्ट हम लोग 6वें व्याख्यान में वैश्वीकरण और हिंदी, इस पर चर्चा करेंगे। इसी यूनिट का जो तीसरा पॉइंट है, खंड का वाली यूनिट का तीसरा पॉइंट वैश्वीकरण और हिंदी, उस पर चर्चा करेंगे। और ये नोट्स जो हैं ये आपको कॉलेज की वेबसाइट पे मिलते रहेंगे ऑनलाइन भी, और ये हम वीडियो भी आपको भेजते रहेंगे ताकि आप पढ़कर चीज़ों को और समझ सकें
और कोई आपके प्रश्न हो तो आप सीधे मुझसे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।